What's up everyone? Welcome back to the channel। हम लोग आ गए हैं डे 15 पे और आज 15वें दिन पे हम लोग चालू करने जा रहे हैं बिजनेस स्टडीज का आखिरी चैप्टर, क्योंकि हमारा एक ही चैप्टर है जो बचा है, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आज ही खत्म कर देंगे इसको, मोस्ट प्रोबेबली कल तक नहीं लेके जाएंगे, तो आज की क्लास में ही ये खत्म हो जाएगा और हमारा बिजनेस स्टडीज का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज तो सबको जाके अटेंडेंस लगानी है और जिन जिन का बीएसटी कंप्लीट हो गया है वो नीचे कमेंट्स में मेंशन करेंगे सर बीएसटी डन। मेक दिस वीडियो द मोस्ट कमेंटेड वीडियो एवर, ताकि आपको भी याद रहे कि हाँ, हमने जब डिसिप्लिन से चीजें फॉलो करी तो चीजें होती हैं, राइट। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और इस शानदार चैप्टर को करते हैं समाप्त। उसी के साथ बिजनेस स्टडीज भी हो जाएगा हमारा समाप्त। चलिए लेट्स बिगिन। तो सर सबसे पहले ये बताओ, जब बिजनेस स्टडीज कंप्लीट हो जाएगा तो कल 4 बजे क्या आएगा? कल 4 बजे आएगी बच्चों अकाउंट्स की वीडियो। तो अब आपको ये समझना है कि अकाउंट्स की वीडियो 2 आया करेंगी, एक 4 बजे और एक 6 बजे, ठीक है। एक में हम शेयर वाली पार्ट चालू करेंगे और एक में हम एनालिसिस वाला पार्ट चालू करेंगे पार्टनरशिप कंप्लीट करने के बाद। तो आने वाले 7 दिन, क्योंकि हम 15th डे पे हैं, 6 दिन है ना, जितने भी हमारे दिन बचे हैं इनमें अब 4 बजे भी और 6 बजे भी अकाउंट्स पढ़ेंगे और 8 बजे इको हम पढ़ ही रहे हैं। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है बच्चों? बहुत सिंपल है। मैनेजमेंट पढ़ लिया आपने, लोगों से काम करवाना, किस तरीके से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग करते हैं, किस किस तरीके से हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ काम करते हैं। अभी वो सारा काम फाइनेंस में लगा दो कि आप अपने फाइनेंस को कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हो, आप अपने फाइनेंस को कितना बेस्ट वे में, बेस्ट पॉसिबल एक्सटेंट में यूज करते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाते हो। इसी को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स। फ्लो ऑफ फंड्स का मतलब कितना पैसा आ रहा है, और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस इसके अंदर आते हैं, जैसे अगर मुझे कोई बिजनेस करना है तो मैं पैसा कहां से लेके आऊं, मैं कहां पे इन्वेस्ट करूं अपना पैसा, और उसके साथ साथ जितनी भी अर्निंग्स हुई हैं उनमें से कितनी सेविंग करूं फ्यूचर के लिए, या कितना मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूं शेयर होल्डर्स में डिविडेंड की फॉर्म में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपको दिमाग में रख के चीजें करनी पड़ती हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग बेसिकली ये कोशिश करते हैं कि हमारे फंड्स को हम बेस्ट पॉसिबल वे में मैनेज करें, हमारा शेयर होल्डर भी खुश रहे, हमारी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन भी बेटर रहे और हम बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलाएं। दिस इज व्हाट वी कॉल एज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितने डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्वेश्चन इस पे आता ही आता है। तो बेटा जी हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। सबसे पहले डिसीजन को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब होता है बेटा ये डिसाइड करना कि पैसा कहां पे इन्वेस्ट करा जाएगा, कितना पैसा फिक्स्ड एसेट्स में लगेगा, कितना पैसा करंट एसेट्स में लगेगा, कि मैं बड़ा बड़ा बिजनेस खरीद लूं, मशीनें खरीदूं, मैं कोई बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर खरीदूं, या फिर मैं वर्किंग कैपिटल यानी शॉर्ट टर्म में पैसा लगाऊं, मैं डेटर्स, मैं उधार बांटूं, इस तरीके की चीजें, इन्वेंट्री पे फोकस करूं। तो जब भी फिक्स्ड एसेट्स की बात करते हैं तो इसको हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं बच्चों। लॉन्ग टर्म में जब आप पैसा लगाते हो तो कैपिटल बजटिंग। करंट एसेट्स पे जब आप बात करते हो तो इसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं बेटा जी। तो सर क्या होता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन में बच्चों ये ध्यान रखना है, डिसाइडिंग हाउ मच ऑफ द फंड्स आर टू बी इन्वेस्टेड, कहां पे मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करूं कि मुझे बेस्ट पॉसिबल रिटर्न आए। अब सर इन्वेस्ट तो कर देंगे बट पैसा आएगा कहां से? पैसा अरेंज करने के भी तो बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं, हाँ, उसको हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में बच्चों हम देखते हैं कि सोर्स, पैसा कहां से आएगा। सर कितने सोर्स होते हैं? 2 सोर्स होते हैं बच्चों, एक होता है ऑनर्स फंड्स, एक होता है बोरोड फंड्स। यानी कि या तो आप ऑनर्स फंड्स यानी कि या तो आप शेयर्स इशू करोगे, और रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होता है आपकी सेविंग्स। तो या तो आप अपनी सेविंग्स में से पैसा यूज करोगे, या आप शेयर होल्डर बनाओगे, मालिक बनाओगे, या फिर आप लोन वोन लोगे। अब ये दोनों अलग अलग होते हैं। जो बोरोड फंड्स हैं वो रिस्की होता है,
है ना, क्योंकि अगर आप नहीं चुका पाए तो आपके एसेट्स तक बिक जाएंगे, लेकिन खर्चा कम आता है इसमें। बट जो ऑनर्स फंड होता है वो कम रिस्की होता है लेकिन खर्चा ज़्यादा होता है। तो सबके अपने अपने मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं, तो आपको बड़े ध्यान से समझना है। अभी हम फैक्टर्स पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे क्या हम ऑनर्स फंड्स के लिए जाएं या हम बोरोड फंड्स के लिए जाएं। उसके बाद लास्ट डिसीजन होता है बच्चों डिविडेंड डिसीजन, जिसमें हमें ये देखना होता है कि अब हमने सबसे पहले पैसा अरेंज कर लिया, इन्वेस्ट कर लिया, पैसा कमा लिया, कितना पैसा मैं फ्यूचर के लिए सेव कर दूं और कितना पैसा मैं बिजनेस में फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर दूं टू शेयर होल्डर्स। क्योंकि जो शेयर होल्डर है, जिसने पैसा लगाया हुआ है भैया, वो भी तो कुछ ना कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करता है ना। तो आपको ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि आप कितना पैसा शेयर होल्डर को बांटोगे एज डिविडेंड और कितना पैसा आप बचा के रखोगे फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, उसको हम बोल देते हैं डिविडेंड डिसीजन। तो क्या है जी, द डिसीजन अबाउट हाउ मच ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर द टैक्स इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स एंड हाउ मच ऑफ इट शुड बी रिटेन्ड इन द बिजनेस। तो ये हमारे पास 3 तरीके के इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। डिसीजंस के बाद आता है बच्चों व्हाई वी डू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करना क्यों चाहते हैं। तो देखो, सबसे पहला मकसद जो होता है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो ये होता है कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं वो खुश रहें, टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। ठीक है, ये बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हमारा शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ना चाहिए। शेयर होल्डर का वेल्थ कब बढ़ता है, जब शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ता है। जितने का उन्होंने शेयर खरीदा हुआ है उससे ज्यादा होता रहना चाहिए। डेली बेसिस पे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए। जब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ेगी तो बैलेंस शीट में एसेट बढ़ेंगे, वेल्थ बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इस तरीके से किया जाता है कि शेयर होल्डर खुश रहे, आपकी वेल्थ बढ़ सके। ठीक है, और भी कुछ मकसद होते हैं। सबसे पहले कि आपके पास फंड्स अवेलेबल हों सही रेट पे, आप इस तरीके से मैनेज करके चलो कि आप बहुत महंगा फंड्स अरेंज ना करो, उन फंड्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया जा सके, वेस्टेज ना हो। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा फ्यूचर के लिए भी सेफ रह पाओ, रिजर्व्स वगैरह बना के रखो, री इन्वेस्ट करके रखो अपने बिजनेस में, पैसा वगैरह बचाओ ताकि फ्यूचर में अगर जरूरत पड़े तो वेस्टेज ना हो, जरूरत पड़ने पर पैसा हो आपके पास। ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बच्चों हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जिसको हम कैपिटल बजटिंग भी बोलते हैं। अब यहां से हम लोग डिसीजंस के बारे में थोड़ा डिटेल में चीजें चर्चा करेंगे। सबसे पहले सर, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब था बच्चों कि मैं पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं। मेरे पास 2 सोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो उसको कैपिटल बजटिंग बोलते हैं, है ना। अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है बच्चों, नॉर्मली या तो आप फिक्स एसेट्स लेते हो, लैंड बिल्डिंग लेते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक तो इसके अंदर पैसा बहुत मोटा लगता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा, रोज रोज तो करना नहीं है, तो इरिवर्सिबल डिसीजंस होते हैं। एक बार कर दिया तो या तो वो फायदा ही देगा या बहुत ही नुकसान दे देगा। तो क्या है देखो, एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, जैसे प्लांट एंड मशीनरी खरीदना, एक नया ब्रांच खोलना, इसी को हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग बहुत ध्यान से क्यों करना पड़ता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे इंपैक्ट करता है, काफी बड़ा पैसा ब्लॉक हो जाता है, ओवरऑल बिजनेस रिस्क हो सकता है इसके अंदर, और डिसीजंस एक बार ले लिए तो ये इरिवर्सिबल हैं, बार बार बदले नहीं जाते, बदलोगे तो नुकसान होगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। अब सर, कौन कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ये गलत ना हो। तो बच्चों 4 पॉइंटर्स मैंने आपको बताए थे कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट गलत कर दिया तो भैया रोना पड़ेगा, दैट इज CRRI। तो आप कभी भी इन्वेस्ट करो तो 4 चीजें चेक करो, क्या ये चारों चीजें बेटर हैं हमारे लिए। जैसे कैश फ्लो, आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हो क्या वो आपको अच्छा हैंडसम कैश फ्लो दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर अच्छा इनफ्लो है तो गो फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर अच्छा इनफ्लो ऑफ कैश नहीं है तो आपको अदर प्रोजेक्ट्स एक बार देख लेने चाहिए। तो जो सबसे पहला फैक्टर आपको बड़े ध्यान से देखना है वो है कि कैश फ्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैश फ्लो आ रहा है तो गो फॉर इट, नहीं आ रहा तो छोड़ दो। दूसरा आता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न का क्या मतलब है सर, जैसे आप बैंक में पैसा रखते हो तो बैंक आपको 3.5%, 4%, 6% रिटर्न देता है ना, बैंक बोलता है हम इतना पैसा आपको बढ़ा के देंगे। तो अगर बच्चों आप किसी बिजनेस में लगा रहे हो तो बिजनेस में भी तो आपको रिटर्न आता है, तो आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा आ रहा है। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट गुड आ रहा है
अच्छा आ रहा है, आप देख के खुश हो गए कि हाँ यार अच्छा रिटर्न आ रहा है, तो गो फॉर इट। अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं है तो फिर ऐसे बिजनेस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की जरूरत भी आपको नहीं है। तीसरी चीज आपको देखना है रिस्क कितना है इस पर्टिकुलर बिजनेस में या इस पर्टिकुलर प्रपोजल में। अब रिस्क सर नहीं लेंगे तो पैसा कैसे बनेगा? तो ना तो हाई रिस्क लो ना बहुत ही कम रिस्क में जाओ, आप जाओ मॉडरेट रिस्क में। आप देखो जहां पे रिस्क मॉडरेट है, बस सर ठीक ठाक रिस्क है, उसमें जाओ, आपका काम हो जाएगा। चौथा आता है बच्चों इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया का मतलब है बच्चों सिर्फ यही 3 फैक्टर मत देखो। आप जिस प्रपोजल में इन्वेस्ट कर रहे हो आप देखो क्या उसका रॉ मटेरियल भी अवेलेबल होगा बाद में, क्या उस पर्टिकुलर मशीन को चलाने के लिए जो लेबर चाहिए क्या वो भी अवेलेबल होगी, क्या टेक्नोलॉजी जो हमें चाहिए क्या वो भी अवेलेबल होगी, फ्यूचर में किसी भी चीज की शॉर्टेज तो नहीं हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि बाकी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है। तो ऑलवेज रिमेंबर इन्वेस्ट करने से पहले 4 चीजों का ध्यान रखना है। 4 चीजें क्या है? हमारा कैश फ्लो कैसा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसा आ रहा है, रिस्क कैसा है और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, इन चीजों का आपको ध्यान रखते हुए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। इसके बाद आता है बच्चों फाइनेंसिंग डिसीजन से पहले सर कौन कौन से फैक्टर्स। अब फाइनेंसिंग डिसीजन था क्या? फाइनेंसिंग डिसीजन था कि मैं पैसा कहां से अरेंज करूं। क्या मैं ऑनर्स फंड्स में जाऊं? ऑनर्स फंड्स का मतलब क्या मैं शेयर्स यूज करूं या फिर मैं रिटेन्ड अर्निंग्स अपनी सेविंग्स यूज करूं या मैं बोरो करूं, बोरो का मतलब डिवेंचर इशू करूं या लोन वोन लूं। तो उसको समझने के लिए 7 फैक्टर होते हैं बच्चों, जिसको मैंने आपको याद कराया था C3F2RS। सर व्हाट इज C3F2RS? 3 C है बच्चों, कॉस्ट, कंट्रोल, कैश फ्लो। कि सर हम कितना खर्चा आ रहा है, कैश फ्लो कैसा है, कंट्रोल कैसा है। आओ पहले इसी को समझते हैं। सबसे पहले आप बात कर लो कॉस्ट की। तो अगर हम बात करें बच्चों चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस जो लेना चाहिए हमें, तो वो तो है डेट। तो देखो यहां पे ये बोलता है, ये तो फेवर करता है आपकी कि कॉस्ट सबसे कम जिसमें आ रही है। तो अगर आप ध्यान से सारे सोर्सेज को कंपेयर करोगे तो मैंने आपको पहले बोला इक्विटी कॉस्टली है और डेट सस्ता है, तो हमेशा डेट को फेवर करना रहेगा सही। अगर आप कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो पहले आप कॉस्ट चेक कर लो कि भैया खर्चा किसमें कम आ रहा है। ठीक है, दूसरा आप देखो कंट्रोल। अब देखो बच्चों अगर आप नए शेयर्स इशू करते हो तो नए शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलेगा, उनका भी कंट्रोल आ जाएगा आपके बिजनेस में। तो पहले कम लोगों का कंट्रोल था, अब कंट्रोल बढ़ गया क्योंकि शेयर होल्डर तो वोटिंग राइट लेता है, भैया मालिक है वो तो आपका कंट्रोल बढ़ गया। तो अगर आप अपना कंट्रोल नहीं बांटना चाहते हो, यू डोंट वांट टू डाइल्यूट योर कंट्रोल, तो गो फॉर डेट। अगर आपको कंट्रोल बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गो फॉर इक्विटी। तो देखो लिखा हुआ है डेट मे नॉट रिड्यूस द कंट्रोल, जबकि इशू ऑफ शेयर्स में रिड्यूस द कंट्रोल। सही है। कैश फ्लो पोजीशन चेक कर लो। अगर आपके पास कैश फ्लो अच्छी है तो ही डेट में जाओ, क्योंकि डेट के अंदर बच्चों फिक्स इंटरेस्ट होता है, तुमने नहीं चुकाया तो तुम्हारे एसेट्स बिक जाएंगे। तो डेट में कब जाना है? अगर आपके पास कैश फ्लो अच्छा है। अगर कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो डेट में नहीं जाना। 3 C हो गए, कॉस्ट, कैश फ्लो, कंट्रोल। सर 2 F कौन से हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट और फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब होता है? फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है बेटा कि आपके पास पहले से कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे कोई फिक्स रेंट है, कोई फिक्स इंटरेस्ट है, कोई लोन पहले से है उसका ब्याज है। तो आपके पास अगर पहले से कुछ ऐसे फिक्स कॉस्ट है तो आप कर्जा लेके और क्यों फिक्स कॉस्ट बढ़ाते हो? तो आप मत जाओ भैया डेट में। अगर आपके पास कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है तो फिर आप डेट में जा सकते हो। तो देखो लिखा हुआ है इफ अ बिजनेस हैज हाई फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट, कोई रेंट, इंश्योरेंस, प्रीमियम, सैलरी, तो फिर कम डेट में जाओ। ठीक है, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप डेट में जा सकते हो। नेक्स्ट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। सर फ्लोटेशन कॉस्ट का क्या मतलब होता है? फ्लोटेशन कॉस्ट होती है बेटा कॉस्ट ऑफ इशू। कॉस्ट ऑफ इशू जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा, प्रोस्पेक्टस का खर्चा। तो आप फ्लोटेशन कॉस्ट भी चेक कर लो कि भैया क्या हम बेयर कर पाएंगे। अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर कर सकते हो तो आप शेयर डिवेंचर वगैरह में जा सकते हो। अगर आप फ्लोटेशन कॉस्ट बेयर नहीं कर सकते तो आप अदर सोर्सेज देख लो, जैसे बैंक लोन देख लो, लोन फ्रॉम फ्रेंड देख लो, ये आपके लिए बेटर सोर्सेज हो सकते हैं। तो फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आपके लिए टॉलरेबल है देन यू कैन गो फॉर शेयर और डिवेंचर। टॉलरेबल नहीं है तो फिर अदर सोर्सेज देखो। ठीक है। C3F2R रिस्क। रिस्क फिर से जितना कम रिस्क की हो उतना अच्छा।
और रिस्क कम किस में होता है, इक्विटी में। तो ये पॉइंट किसको फेवर करेगा, इक्विटी को फेवर करेगा। लास्ट होता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, मार्केट की क्या कंडीशन है। कैपिटल मार्केट आप पढ़ लिए ना, कल पढ़ाया था मैंने शेयर मार्केट। तो मार्केट में बच्चों अगर बूम है, ये इसका है, ठीक है, मार्केट में अगर बूम है तो बूम का मतलब होता है कि मार्केट ऊपर है, मार्केट अच्छी चल रही है, मार्केट बढ़िया चल रही है, खूब पैसा बन रहा है। तो हर आदमी रिस्क लेना पसंद करता है, बीइंग अ शेयर होल्डर, वो चाहता है पैसा बढ़े। तो बूम के केस में आप शेयर्स इशू करो, ठीक है। वहीं पे अगर मार्केट में रिसेशन है बच्चों, रिसेशन का मतलब मार्केट डाउनफॉल पे है, मार्केट नीचे है, इतना पैसा नहीं बन रहा, तो शेयर होल्डर नहीं चाहेगा अपना पैसा फंसाना, तो वो डिबेंचर के फेवर में जाता है, क्योंकि उसको पता है वहां पे तो फिक्स इंटरेस्ट आएगा ही आएगा। तो भैया अगर मार्केट बूम पे है तो गो फॉर इक्विटी यानी कि शेयर्स, और अगर मार्केट रिसेशन में है तो गो फॉर डिबेंचर। ये 7 पॉइंट बच्चों हमारे पास होते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। तो आपको शेयर्स में जाना है या डिबेंचर्स में जाना है, आप ये सब फैक्टर्स कंसिडर करके थोड़ा सा सोच सकते हो। ओके, डन सर। अब आते हैं द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन। सर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन का क्या मतलब है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिविडेंड डिसीजन का मतलब होता है बच्चों कि मैं डिविडेंड दूं या ना दूं, मैं डिविडेंड बांटूं या ना बांटूं, क्या मैं डिविडेंड बांटूं या मैं सेव करके रख लूं। तो सबसे पहले तो ये समझो डिविडेंड है क्या। टैक्स वैक्स देने के बाद जो आपके पास पैसा बच गया, जो प्रॉफिट बच गया, वो शेयर होल्डर में बंटना है। तो या तो आप शेयर होल्डर में बांट सकते हो डिविडेंड की फॉर्म में, या फिर आप बचा के रख सकते हो फ्यूचर के लिए रिजर्व्स बना के। तो सर डिविडेंड दूं या ना दूं किस चीज पे डिपेंड करेगा, कुछ फैक्टर्स पे, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। तो अगर आपकी अर्निंग ज्यादा है तो आप डिविडेंड दोगे, सीधी सीधी बात है। अर्निंग ज्यादा है तो डिविडेंड भी ज्यादा होगा, अर्निंग कम होगी तो ऑफ कोर्स डिविडेंड भी कम होगा। नेक्स्ट होता है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग्स का मतलब है बच्चों जिस कंपनी की अर्निंग स्टेबल होती है, जो बड़ी कंपनीज हैं, पुराने समय से चली आ रही हैं कंपनीज, वो जनरली डिविडेंड ज्यादा देती हैं। जिस कंपनी की अर्निंग स्टेबल नहीं है वो जनरली डिविडेंड कम देती हैं। तो क्या लिखा हुआ है, अ कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग्स कैन पे हायर डिविडेंड्स, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का क्या मतलब होता है, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड का मतलब होता है कि कंपनीज जनरली डिविडेंड नहीं बढ़ाती। कंपनीज इस पॉलिसी को फॉलो करती हैं कि हम लोग एक स्टेबल डिविडेंड देंगे, हाँ अगर हमारे प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाए तो हम डिविडेंड बढ़ाएंगे, थोड़े बहुत अगर प्रॉफिट बढ़ रहे हैं तो हम लोग उसको सेव करेंगे पैसे को, हम डिविडेंड नहीं बढ़ाएंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड में हम लोग ये बोलते हैं कि जनरली कंपनीज इस पॉलिसी को फॉलो करती हैं कि दे गिव स्टेबल डिविडेंड, है ना, ताकि उनकी रेपुटेशन भी बनी रहे, मार्केट में इज्जत भी बनी रहे, और ये रहे कि हाँ यार ये कंपनी अच्छे डिविडेंड देती है। तो इन केस कंपनी बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो ही वो डिविडेंड बढ़ाएगी, नहीं तो वो एक स्टेबल डिविडेंड देती रहेगी। कंपनीज जनरली पे स्टेबल डिविडेंड पर शेयर एंड इंक्रीज डिविडेंड ओनली व्हेन द अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। कैश फ्लो पोजीशन, अगर आपका कैश फ्लो अच्छा है तो आप ज्यादा डिविडेंड दोगे, कैश फ्लो अच्छा नहीं है तो डिविडेंड नहीं दोगे। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, अगर फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं तो भैया फ्यूचर में आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, होना चाहिए आपके पास, तो डिविडेंड कम दो, है ना। भैया अपॉर्चुनिटी होगी, फ्यूचर में पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कहां से लाओगे अगर लोन वोन नहीं मिला तो अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो डिविडेंड कम दो, अपॉर्चुनिटी नहीं है तो डिविडेंड बांट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस, हम अपने शेयर होल्डर्स से भी पूछ लेते हैं कि बताओ भाई आप क्या चाहते हो। अगर शेयर होल्डर्स ऐसे हैं आपके यंग हैं, डायनामिक हैं, वो रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो वो आपको बोलेंगे भैया हमें डिविडेंड नहीं चाहिए, आप जस्ट री इन्वेस्ट कर दो। लेकिन अगर ऐसे शेयर होल्डर्स हैं जो आपके डिविडेंड पे ही डिपेंडेंट है हर चीज के लिए, तो वो शेयर होल्डर तो बोलेगा भैया मुझे तो डिविडेंड चाहिए। तो आप अपने शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस पूछो कि क्या शेयर होल्डर डिविडेंड मांग रहे हैं तो डिविडेंड दो, नहीं तो आप सेव कर लो। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स। एक्सेस टू कैपिटल मार्केट्स का मतलब है कि क्या आप शेयर मार्केट से जाके पैसा अरेंज कर सकते हो, क्या आपकी रीच है शेयर मार्केट में बढ़िया। तो अगर आप शेयर मार्केट से जाके पैसा रेज कर सकते हो तो डिविडेंड बांट दो, जब पैसे की जरूरत होगी शेयर मार्केट में जाके उठा लेना। आप नहीं रीच कर सकते तो भैया डिविडेंड मत दो। टैक्सेशन पॉलिसी, जो रेट ऑफ डिविडेंड है बेटा वो टैक्सेशन पॉलिसी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि कई बार गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है जितना ज्यादा वो डिविडेंड देती है, राइट। तो अगर टैक्स रेट हाई है तो फिर डिविडेंड कम देंगे, वहीं पे अगर टैक्स रेट कम है तो फिर आप ज्यादा डिविडेंड दे सकते हो।
उसके बाद लीगल रेस्ट्रिक्शंस और कॉन्ट्रैक्ट्स। लीगल रेस्ट्रिक्शन और कॉन्ट्रैक्ट्स का क्या मतलब होता है बच्चों? लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये होता है कि कई बार गवर्नमेंट की कुछ लीगल पॉलिसीज हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। जैसे आपको पहले बैंक लोन चुकाना पड़ेगा, आपको पहले क्रेडिटर्स का पैसा देना पड़ेगा, उसके बाद में ही आप डिविडेंड बांट सकते हो, नहीं तो आप डिविडेंड नहीं बांट सकते। तो डिविडेंड देते हुए हमें लॉ का भी ध्यान रखना है, कंपनीज एक्ट के भी प्रोविजंस का ध्यान रखना है। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स का क्या मतलब होता है? कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब होता है जब कोई कंपनी कोई लॉन्ग टर्म लोन लेती है या कोई कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में आती है, तो कई बार आप वहां पे बाउंड हो जाते हो। आपको पहले उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, बाद में आप डिविडेंड बांध सकते हो। तो अगर आप लोगों ने कोई पर्टिकुलर इस तरीके से समझ लो कोई लोन लिया हुआ है, तो आपके पास एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड हो, पहले आपको वो लोन चुकाना पड़ेगा, बाद में ही आप डिविडेंड दे सकते हो। चुकाने से मतलब कि जो भी उसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट बनता है उनको जोड़ के इस साल पहले आप वो पे करोगे अपनी इंस्टॉलमेंट, देन आप डिविडेंड दोगे। तो लिखा हुआ है व्हेन कंपनीज टेक लॉन्ग टर्म लोन्स देन फाइनेंशियर में पोस्ट सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। लास्ट होता है स्टॉक मार्केट रिएक्शंस। आपके डिविडेंड देने से आपके शेयर प्राइस पे कैसा रिएक्शन आ रहा है। ऑफ कोर्स आप चाहते हो कि आपका शेयर प्राइस बढ़े, और शेयर प्राइस उस कंपनी का बढ़ता है जो रेगुलर डिविडेंड देती है, क्योंकि उसका डिमांड बहुत होता है। तो अगर आप रेगुलर डिविडेंड दोगे तो आपका शेयर प्राइस अच्छा होगा, बढ़ेगा। तो अगर आपको इस चीज़ से फर्क पड़ता है तो आपको रेगुलर डिविडेंड देना चाहिए। अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका स्टॉक मार्केट में इस चीज़ से क्या रिएक्शन आ रहा है, तो फिर आप अपने हिसाब से बाकी फैक्टर्स देख के डिसीजन ले सकते हो। तो लिखा हुआ है द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हैज इंपैक्ट ऑन स्टॉक मार्केट एज इंक्रीज इन डिविडेंड इज टेकन एज अ गुड न्यूज एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज राइज। तो ये सारे फैक्टर्स हैं बच्चों जो हमें याद रखने हैं व्हेन इट कम्स टू डिविडेंड डिसीजन। ओके, इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। अब प्लानिंग आप पढ़ के आए मैनेजमेंट में, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू पढ़ा। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगा? फाइनेंशियल प्लानिंग होगा बच्चों फाइनेंस को प्लान करना। मतलब आपका जो पैसा है आप उसको किस तरीके से यूज करोगे, कितना पैसा आपको चाहिए, पैसा कहाँ से आने वाला है, कहाँ लगाने वाले हो, इस चीज की पेपर पे पहले से प्लानिंग करके रखना, इसको फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, जैसे प्लानिंग एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सिमिलरली फाइनेंशियल प्लानिंग भी एक छोटा कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो बहुत कुछ आता है, उसी में एक छोटी सी फाइनेंशियल प्लानिंग है। तो व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग? इट इज अ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस। हर साल जब हम बजट बनाते हैं, हर चीज को पेपर पे लिखते हैं, वो फाइनेंशियल प्लानिंग ही होती है, राइट। फाइनेंशियल प्लानिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? सबसे पहले ये मेक श्योर करना कि जब भी आपको पैसे की जरूरत हो आपका पैसा मिल जाए। दूसरा ये मेक श्योर करना कि फंड्स अननेसेसरी पैसा रेज ना करे, क्योंकि अगर आपके पास पैसे की शॉर्टेज है वो भी गलत है, पैसा बहुत ज्यादा है तो वो भी गलत है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ना आपके पास एक्सेस फंड्स हो और ना आपके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स हो। दूसरा, जब भी पैसे की जरूरत हो आपके पास पहले से प्रॉपर प्लान हुआ हो कि आप कहां से लाओगे, आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है सर, वाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट? सबसे पहले कंपनी की हेल्प करती है टू प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर। ये आपने नॉर्मल प्लानिंग में भी पढ़ा था कि हम फ्यूचर को पहले से चेक कर लेते हैं, तो ये कंपनी को हेल्प करता है टू प्रिपेयर फॉर फ्यूचर। बिजनेस शॉक सरप्राइज नहीं लगता, क्योंकि पहले से आपने एज्यूम की होती हैं बहुत सारी चीजें, तो आपको कोई भी चीज बहुत शॉकिंग या बहुत सरप्राइजिंग नहीं लगेगी। आपको कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करेगी बाकी सारी एक्टिविटीज। जब आपने पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ है तो हर डिपार्टमेंट को कितना कितना पैसा एलोकेट होना है, किस प्रोजेक्ट पे कितना कितना इन्वेस्ट करना है, तो आपके लिए ईजी होगा कोऑर्डिनेशन करना। इट हेल्प्स रिड्यूसिंग वेस्टेज। जब आप सब प्लान कर लेते हो तो वेस्टेज नहीं होता, कहीं भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगता, तो बढ़िया रहता है। ये एक लिंक है बच्चों इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में। सर इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन के बीच में लिंक है का क्या मतलब है? देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन होता है कि पैसा कहां से अरेंज होगा, अरेंज होने के बाद कहां इन्वेस्ट होगा, इसके बीच में प्लानिंग होती है। प्लान करना पड़ेगा आपको कि आप कहां इन्वेस्ट करोगे। तो ये एक लिंक है बिटवीन इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद ये कंट्रोल टेक्निक के तरीके से काम करता है। सर कंट्रोल टेक्निक का क्या मतलब हुआ? कंट्रोल टेक्निक का मतलब हुआ बच्चों की प्लानिंग के बेसिस पे आप फ्यूचर में चेक करते हो कि आपने कितने गोल्स अचीव करे और कितने गोल्स आप अचीव नहीं कर पाए। तो वही वाली बात है, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, वही चीज यहाँ है। ये कंट्रोल टेक्निक के तरीके से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बच्चों हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर।
सर क्या होगा कैपिटल स्ट्रक्चर? देखो, हर कंपनी में बच्चों अब आप समझ गए कि जो पैसा लगता है उसको कैपिटल बोलते हैं, है ना। हर कंपनी में जो पैसा लगा हुआ है वो कैपिटल है। अब वो कैपिटल में कुछ तो आपका अपना पैसा होगा, ओनर का पैसा होगा जिसको हम शेयर होल्डर्स फंड्स भी बोलते हैं, और कुछ हमने बाहर से लोन लेके लगाया हुआ होगा। बाहर से लोन लेके मतलब बैंक लोन लिया हुआ है, या आप लोगों ने डिवेंचर इशू करे हुए हैं। तो हर कंपनी की कैपिटल में कुछ ना कुछ डेट होता है, कुछ ना कुछ इक्विटी होता है। डेट का मतलब कुछ कर्जा लिया, कुछ अपना लगाया। तो कितना डेट और कितना इक्विटी, इसके प्रोपोर्शन को हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? इट रेफर्स टू द मिक्स बिटवीन बोरोड फंड्स एंड द ओनर्स फंड्स। कितना इक्विटी होगा, कितना डेट होगा, इसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यहां पे बच्चों ये समझो कि डेट ले या इक्विटी ले, तो ये एक बहुत सोचने समझने वाली बात होती है कि कितना डेट हो और कितना इक्विटी हो, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने के लिए हमें यह देखना है कि डेट कितना और इक्विटी कितना। अब एक टेक्निक है जो ये बोलती है बच्चों कि डेट अच्छा है। एक टेक्निक है जो ये बोलती है कि डेट अच्छा है, अगर आप डेट लोगे तो आप फायदे में रहोगे, डेट इज गुड। तो सर ऐसी कौन सी टेक्निक है जो ये बोल रही है कि कर्जा अच्छा है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ऐसी एक टेक्निक जो हमें ये बोलती है कि भैया डेट ले लो, डेट में फायदे में रहोगे, उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। तो फाइनेंशियल लिवरेज या ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है? ये बोलता है कि आपका कितना डेट होना चाहिए ओवरऑल कैपिटल में, ठीक है। तो ये ध्यान से समझना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा कैपिटल स्ट्रक्चर ये बोलता है कि आपके टोटल कैपिटल में कितना डेट हो, कितना इक्विटी हो, दोनों का प्रोपोर्शन। और फाइनेंशियल लिवरेज आपको ये देखने में हेल्प करता है, या ये कॉन्सेप्ट आपको ये बोल रहा है कि डेट लो अच्छा है। तो हम डेट क्यों लें, ये कौन एक्सप्लेन करता है? फाइनेंशियल लिवरेज। तो देखो बोल रहा है फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ डेट। कितना डेट होना चाहिए आपके ओवरऑल कैपिटल में, तो इसको बोलते हैं डेट अपॉन ओवरऑल कैपिटल, ठीक है। तो कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, क्योंकि डेट प्लस इक्विटी इज द टोटल कैपिटल ना। तो इसको भी हम लोग फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज इज डेट अपॉन इक्विटी। ये इक्विटी का क्या मतलब है? टोटल कैपिटल, ठीक है। विद डेट फंड्स, जब आप कर्जा लेते हो, कंपनीज अर्निंग्स इंक्रीजेस। ये बोल रहा है कंपनी का अर्निंग बढ़ता है, क्योंकि डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस। दो कारण है उसके, एक तो डेट चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, दूसरा डेट से आपका टैक्स बचता है। तो सर डेट के क्या फायदे हैं? एक तो चीप है, दूसरा टैक्स सेविंग होती है। तो सर क्या हमारे लिए डेट लेना फायदेमंद है? अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल की मदद से बड़े ही ध्यान से समझ लेंगे कि जिस कंपनी में ज्यादा डेट है उसको ज्यादा फायदा हो रहा है, जिस कंपनी में डेट कम है उसको कम फायदा हो रहा है। तो सर अब इसको कैसे समझे हम? इसको समझने के लिए हमें हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। तो पहले हम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जहां पे हम 3 कंपनी ले लेंगे, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, और मैं आपको समझाऊंगा कि जिस कंपनी में डेट सबसे ज्यादा है वो कंपनी सबसे ज्यादा फायदे में है। तो आओ पहले उसको समझने पे चलते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज कॉन्सेप्ट ये बोल रहा है कि अगर आप कर्जा लेते हो तो आपका बेनिफिट बढ़ सकता है, आपके बेनिफिट्स बढ़ सकते हैं। उसके पीछे 2 कारण हैं। सबसे पहला तो ये है कि डेट एक चीपर सोर्स है एज कंपेयर टू इक्विटी। ऑफ कोर्स डेट एक चीपर सोर्स है, बिल्कुल चीपर सोर्स है। दूसरा ये है बच्चों, जो इंटरेस्ट आपको पे करना होता है डेट पे, इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस। देखो इंटरेस्ट जो है ना वो एक खर्चे की तरीके से बुक होता है। इंटरेस्ट इज एन एक्सपेंस। जब आप अपना P&L बनाओगे तो इंटरेस्ट P&L के डेबिट में जाएगा, इंटरेस्ट P&L के डेबिट में जाएगा तो वो आपके प्रॉफिट को कंपैरेटिवली कम करेगा, प्रॉफिट को कम करेगा तो आपको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। तो डेट आपका टैक्स भी सेव करने में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन ये फायदे तभी होंगे अगर जो आपने डेट लेके जहां भी पैसा लगाया है, कर्जा लिया तो कहीं ना कहीं पैसा लगाया होगा आपके बिजनेस में, ये फायदे तभी होंगे अगर आपका जो रिटर्न आ रहा है, दैट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये ज्यादा होना चाहिए किससे?
रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर आप कमा रहे हो 15%, 16%, 17%, आप 15% कमा रहे हो लेट सपोज, और आपको पे करना है 10%, यानी आपने जो पैसा लिया है वो 10% पे लिया है कि मैं 10% के हिसाब से पे करूंगा, और उस पैसे से मैं 15% का रिटर्न कमा रहा हूं, तो अच्छी बात है ना यार, मेरा एक भी रुपया नहीं लगा, मैंने सारा का सारा पैसा बोरो करा हुआ है, उस पर मैं 15% कमा रहा हूँ, 10% मैं पे कर दूंगा, 5% मेरी जेब में गया बिना कुछ भी लगाए, गया या नहीं गया, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिमाग चलना चाहिए इसमें तुम्हारा। अगर मैं फाइनेंस की बात करता हूं तो दिमाग ऐसे ही चलता है। हमने क्या बोला, भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे बिजनेस करना है, कैसे करूं, कर्जा ले लो, कर्जा लूंगा तो मुझे बैंक को कितना परसेंट पे करना है, 10%, मेरा बिजनेस इससे ज्यादा कमा के दे। अगर मेरा बिजनेस 10% ही कमा रहा होगा तो 10% मैंने कमाया, उठा के सारा का सारा बैंक को दे दिया 10%, तो भैया मेरी कमाई क्या हुई, क्या फायदा हुआ मुझे। तो डेट मेरे लिए तभी फायदेमंद है अगर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो डेट लेने के दो फायदे हो सकते हैं, एक तो सस्ता है, दूसरा आपका टैक्स डिडक्टेबल है, टैक्स बचाता है, लेकिन टैक्स तभी बचाएगा, तभी फायदा होगा अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आ रहा हो रेट ऑफ इंटरेस्ट से। सर इसको एक एग्जांपल से समझा सकते हो क्या? हाँ जी, आइए अब हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 3 कंपनीज हैं, देखो 3 कंपनी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं कंपनी 1, ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में भी लिख के आना है अगर आ गया, फाइनेंशियल लिवरेज, कंपनी 2 और कंपनी 3। हमारे पास 3 कंपनीज हैं, हम मान लेते हैं कि तीनों की ही जो कैपिटल है वो 50 लाख है, इसकी कैपिटल भी 50 लाख है, इसकी कैपिटल भी 50 लाख है, और इसकी कैपिटल भी 50 लाख है। तीनों ही कंपनीज की जो कैपिटल है वो 50 लाख है, ठीक है। अब ये वाली जो कंपनी है इसके अंदर इसकी कैपिटल में डेट 0 है, कोई भी डेट नहीं है, ठीक है। इस कंपनी में जो डेट है वो 10 लाख का है, 10 लाख का डेट हो गया। इस कंपनी में जो डेट है वो 20 लाख का है, 50 में 20 लाख का डेट हो गया, ठीक है, परफेक्ट है। अब ये जो डेट हमने लिया है ये 10% से लिया है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, इसमें भी 10%, इसमें भी 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ऑलराइट, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि कंपनी ने अर्निंग कितनी करी। टैक्स का रेट ले लो, टैक्स का रेट 30% ले लो, टैक्स रेट 30%, सरकार जो टैक्स लेगी वो 30% से लेगी, और यहां पे भी टैक्स 30%। लो सर, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये कंपनी का सारा कैपिटल के बारे में, टैक्स के बारे में चीजें हो गई। अब हम ले लेते हैं कंपनी कमा कितना रही है, इसको हम बोलते हैं बच्चों अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। क्या बोला जाता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, की कंपनी पैसा कितना बना रही है, तो उसको हम बोलते हैं EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहां पे भी 7 लाख ले लेते हैं, यहां पे भी 7 लाख ले लेते हैं, यहां पे भी 7 लाख ले लेते हैं। लो सर, कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो तीनों ही केसेस में मैंने 7 लाख ले ली। इसके पास कोई कर्जा नहीं है, इसके पास 10 लाख का कर्जा है, इसके पास 20 लाख का कर्जा है। अब देखो फाइनेंशियल लिवरेज क्या बोल रहा था कि डेट आपको फायदा दे सकता है, क्यों? क्योंकि डेट आपका चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस है, पैसा कम लगेगा। दूसरा, डेट वाली कंपनी को टैक्स कम देना पड़ेगा, अभी हम समझेंगे, लेकिन वो फायदा तभी देगा अगर जो आपकी कमाई है वो ज्यादा आ रही है, किससे? बाहर जो पैसा जाना है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आओ चेक करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले अर्निंग लिखते हैं, EBIT 7 लाख 7 लाख 7 लाख, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से पहले इंटरेस्ट माइनस किया जाता है, इसमें कर्जा है ही नहीं तो इसमें इंटरेस्ट भी नहीं होगा। अब मेरे पास बचेगा अर्निंग बिफोर टैक्स, ये था अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी इसमें से इंटरेस्ट भी माइनस नहीं हुआ हुआ, टैक्स भी माइनस नहीं हुआ हुआ, इंटरेस्ट हो गया तो बस बिफोर टैक्स बचा। लो सर, यहां पे कर्जा कितना था? 10 लाख, तो 10 लाख पे 10%, इंटरेस्ट होगा 1 लाख का। 10 लाख का डेट था ना, 10 लाख पे 10% 1 लाख, तो इसका EBT बचा 6 लाख, ठीक है सर। यहां पे कितना कर्जा है? 20 लाख, तो 20 लाख का 10% 2 लाख यहां पे। लो सर, तो यहां पे कितना बचेगा? यहां पे बचेगा 5 लाख माइनस 2 लाख, तो मेरे पास वैल्यू बची 5 लाख। लो जी, 7 लाख 6 लाख 5 लाख, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई।
ठीक है। इसके बाद क्या माइनस होता है बच्चों, इसके बाद माइनस हो जाता है टैक्स, माइनस होता है टैक्स। टैक्स कितना है 30%। तो इसकी इनकम 7 लाख है, 7 लाख का 30%, 2,10,000 इसको टैक्स देना पड़ेगा। 7 लाख में से 2 10 चला गया तो ये बचेगा 490। 6 लाख का 30%, 180 इसको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे बचेगा कितना, 6 लाख में से 180 गया तो 4,20,000। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 लाख पे 30%, 1,50,000। तो यहाँ बचेगी अर्निंग 3,50,000। ये आ जाती है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स ये इसी प्रोसेस में चलता है, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मैंने ले ली 7 लाख, ये मैंने अज्यूम करी है, ओके। इंटरेस्ट इसमें डेट नहीं था तो 0, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, फिर हमने टैक्स दिया 30%, तो ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। मेरी अर्निंग्स ये है। अब देखो पहली कंपनी में कर्जा था ही नहीं तो टैक्स कितना दे रही थी ये 210, इसमें कर्जा था तो ये टैक्स दे रही है 180, देखो टैक्स कम दे रही है ये। उसमें कर्जा था, देखो टैक्स ये उससे भी कम दे रही है। जितना ज्यादा कर्जा हो रहा है उतना कम टैक्स दे रही है, तो कर्जा आपका टैक्स बचा रहा है, ठीक है। अच्छा और देखो अब आपको क्या करना है, ये अर्निंग्स की बात करें, अर्निंग्स इसमें 490 हुई, इसमें 420 हुई, इसमें 350 हुई। अब आप बोलोगे सर अर्निंग तो अभी भी इसकी सबसे ज्यादा है, आप तो बोल रहे थे जिस कंपनी में डेट होगा उसकी अर्निंग ज्यादा होगी। बेटा समझो, ये अर्निंग टोटल अर्निंग्स ऑफ द कंपनी है। अब हमें देखना है कि पर पर्सन कितनी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, एक इंसान को कितनी अर्निंग्स जा रही हैं। तो उसके लिए हमें निकालना पड़ता है अर्निंग पर शेयर। उसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, अर्निंग पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकलता है, देखो अर्निंग्स पर शेयर निकलता है अर्निंग आफ्टर टैक्स जो भी आया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपके पास जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उसमें बांट दो, है ना भाई। अर्निंग आफ्टर टैक्स जो आपकी अर्निंग थी, जितने भी आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उसमें बांट दो। तो मुझे कैलकुलेटर चाहिए होगा, कैलकुलेटर कैलकुलेटर। अब देखो हमारे पास बच्चों यहां पे कैपिटल कितना था, 50 लाख था, कैपिटल 50 लाख था, एक भी रुपए का कर्जा नहीं था। तो सारा शेयर होल्डर्स ने लगाया है पैसा, सारा शेयर होल्डर्स ने लगाया है। तो 50 लाख मैं मान रहा हूं एक शेयर 10 रुपए का है। आई एम एज्यूमिंग कि जो शेयर प्राइस है कभी भी गिवन नहीं होता, तो आपको 10 रुपए एज्यूम करना है, ठीक है। शेयर प्राइस 10 रुपए है, अगर शेयर प्राइस 10 रुपए का हुआ तो 5 लाख शेयर होल्डर्स हो गए, 5 लाख शेयर होल्डर्स हो गए। तो 4,90,000 रुपए 5 लाख शेयर होल्डर्स में बचेंगे, है ना। 5 लाख शेयर होल्डर्स में अगर 4,90,000 बांट दूं, 4,90,000 डिवाइड बाय 5 लाख, तो पर पर्सन 0.98 रुपीज का अर्निंग हो रहा है। कितना अर्निंग हो रहा है पर पर्सन, 0.98। हर शेयर पे लगभग 98 पैसे का फायदा हो रहा है, ठीक है। अब इसकी अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 4,20,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखो यहां पे ध्यान से समझो, 50 लाख में 10 लाख का कर्जा है, तो इक्विटी कितना हुआ। 50 लाख में अगर 10 लाख कर्जा हो गया तो इक्विटी तो 40 लाख ही हुआ ना, इक्विटी तो 40 लाख ही हुआ भैया। अगर 50 लाख में 10 लाख कर्जा हो गया तो इक्विटी कितना, 40 लाख। 10 रुपए का एक शेयर है तो यानी 4 लाख शेयर होल्डर्स हो गए। 420 अपॉन 4 लाख, 420 अपॉन 4 लाख 1.05। देखो यहाँ पे जो अर्निंग पर शेयर हो रहा है 1.05 हो रहा है। देखो यहाँ के शेयर होल्डर को 0.98, इस कंपनी के शेयर होल्डर को 1 रुपए 5 पैसे का फायदा हो रहा है। अब इस कंपनी पे चलते हैं, 3,50,000 रुपए बचे। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने हैं जिसमें बटना है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखो कर्जा कितना था 20 लाख, तो 50 में अगर 20 लाख का कर्जा है तो इक्विटी कितना है, इक्विटी होगा 30 लाख। इक्विटी कितना होगा 30 लाख। तो अगर इक्विटी 30 लाख है तो 3 लाख शेयर होल्डर्स हो गए। 350 अपॉन 3 लाख, यहां पे पर शेयर कितना आ रहा है 1.2। 350 अपॉन 3 लाख 1.16 रुपीज 1.16। देखो और ज्यादा इस कंपनी के शेयर होल्डर को और ज्यादा फायदा हो रहा है। तो देखो जिस कंपनी में सबसे ज्यादा डेट है
उसके शेयर होल्डर को सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर आ रहा है, पर शेयर सबसे ज्यादा इस कंपनी का शेयर होल्डर कमा रहा है। मुझे पहले से पता था कि ये ही कंपनी इतना सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग कमाएगी, सबसे ज्यादा बेनिफिट कमाएगी। क्यों? क्योंकि हम कॉन्सेप्ट में पढ़ के आए थे। मैंने हटा दिया क्या? ये लिखा है देखो कि डेट आपको फायदा देगा ही देगा, क्योंकि एक तो ये चीपर सोर्स है, दूसरा टैक्स बचाता है, इसका टैक्स बच रहा था, तीसरा रिटर्न। अब मुझे ये चेक करना है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा आना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तभी डेट फायदा देगा। अगर ये अगेंस्ट हुआ ना इसके, तो डेट फायदा नहीं देगा। मैं आपको ये भी प्रूव करके दिखाऊंगा। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का बच्चों फॉर्मूला होता है अर्निंग्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने जो पैसा लगाया हुआ है ना। अब हमने अर्निंग कमाई है 7 लाख, तीनों ही केसेस में हमने पैसा लगाया हुआ है 50 लाख, तो आई गेस 14% का रिटर्न आएगा। सात लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख, यस 14% का रिटर्न आ रहा है मेरे पास। 14%। देखो मेरी जो कमाई है वो है 14% और मुझे जो बाहर पे करना है वो करना है 10%। तो फायदा है ना यार। मेरा तो कम पैसा लग रहा है, यानी मैंने जब कर्जा लिया तो जेब से तो कुछ भी नहीं लगाया, मैं कमा रहा हूँ 14%, देना है 10%, 4% तो अभी भी जेब में जा रहा है, तो मैं फायदे में ही रहूंगा या नहीं रहूंगा। यहाँ पे बच्चों डेट इसीलिए फेवरेबल था। अब देखो अगर मैं सिचुएशंस बदल दूं, मैं ये सब सेम रखता हूँ, बस अर्निंग्स को 7 लाख की जगह 5 लाख कर लेते हैं या 3 लाख कर लेते हैं। चलो EBIT को हम ये सेम रखते हैं, ये चेंज करते हैं। चलो आओ थोड़ा सा देखो कैसे चीजें चेंज होंगी। अब देखना चीजें कैसे बदलेंगी। सब सेम रखा मैंने, बस मैं क्या चेंज करूंगा? अर्निंग्स चेंज करूंगा। अर्निंग्स 3 लाख कर देता हूं, अर्निंग्स 3 लाख कर लेते हैं, बाकी सब सेम है। अब बच्चों अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पहले आप कंडीशन लगा के देख लो, तो देखो कंडीशन क्या है? डेट फायदा कब देगा? जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से। डेट सिर्फ तभी फायदा देगा। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड सेम रखी इंटू 100, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। अब ये कितना आ रहा है चेक करो। 3 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख इंटू 100, 6% आ रहा है। अब देखो मैं कमा रहा हूं 6%, जबकि मुझे पे करना है 10%, तो यहां तो जेब से जाएगा 4%। कमा रहा हूं 6%, पे कितना करना है? 10%, तो यहां तो जेब से आएगा। तो यहां पे जिस कंपनी में कर्जा होगा ना वो सबसे कम कमाएगी। देखना अब जिस कंपनी में सबसे ज्यादा कर्जा होगा वो सबसे कम कमाएगी, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। देखो यहाँ देखो 3 कंपनीज है, उसमें सबसे ज्यादा कर्जा है, आप देखना ये सबसे कम कमाएगी। आओ सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम माइनस करते हैं इंटरेस्ट। यहाँ पे था ही नहीं कर्जा तो निल, तो अर्निंग बिफोर टैक्स 3 लाख ही आएगा। यहाँ पे कर्जा वही 10 लाख का था, तो 1 लाख का आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो आपके पास कितना बचेगा? 2 लाख बचेगा। यहाँ पे कर्जा 20 लाख का था, तो 2 लाख का आपको ब्याज देना पड़ेगा, तो आपके पास बचेगा 1 लाख रुपए। अब आपको टैक्स देना है, ठीक है। टैक्स कितना है? वही 30%, 90,000 का टैक्स देंगे। 2,10,000 अर्निंग आफ्टर टैक्स बचेगा। 2 लाख पे 30%, 60,000 का टैक्स देंगे। 1,40,000 आपके पास बचेगा। 1 लाख पे 30%, 30,000 का हम टैक्स देंगे और 70,000 हमारे पास बचेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो टैक्स अभी भी उसने सबसे कम दिया है, क्योंकि कर्जा ऑफ कोर्स टैक्स तो बचाता ही है, लेकिन पर शेयर कितना कमा रहे हो वो चेक करना है। आ जाओ, 2,10,000 की अर्निंग्स है, टोटल शेयर होल्डर कितने हैं? 5 लाख। 50 लाख की कैपिटल थी, 10 का एक शेयर हो गया ना, है ना। तो आ जाओ देखते हैं। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख, 0.42 पर शेयर तो इस कंपनी का शेयर होल्डर कमाएगा। 0.42 पर शेयर। इसका देखते हैं, 1,40,000
डिवाइडेड बाय 4 लाख, क्योंकि 40 लाख की कैपिटल बची थी तो शेयर होल्डर 4 लाख ही होंगे। 140 पे 4 लाख, 140 पे 4 लाख, 0.35, देखो 0.35 कम हो रहा है, कर्जा है तो इसका कम हो गया अर्निंग्स। और वहां देखो 70,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 70,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख, 0.23। अब देखो वही सब सेम था, कंपनी में कर्जा सबसे ज्यादा है लेकिन सबसे कम कमा रहा है यहाँ पे शेयर होल्डर। देखो इसका शेयर होल्डर कमा रहा है 42 पैसे पर शेयर, 42 पैसा पर शेयर। ये कमा रहा है 35 पैसा पर शेयर, लेकिन ये कमा रहा है सबसे कम 23 पैसा पर शेयर। इसको डेट फायदा क्यों नहीं दे रहा? डेट तो फायदा देता है। डेट फायदा इसलिए नहीं दे रहा बच्चों क्योंकि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, जबकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। तो आपको कभी भी चेक करना हो कि डेट लेना है या नहीं लेना, ये क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल बनके कि कंपनी कर्जा ले या ना ले। अगर मुझे कभी भी चेक करना है कि कंपनी कर्जा ले या ना ले, उस सिनेरियो में आप हमेशा ये कंडीशन चेक करो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है या नहीं है। सबसे पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा होनी चाहिए। कैसे निकलती है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT मतलब अर्निंग्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये पता होना चाहिए। ये आपने चेक कर लिया, अगर ये ज्यादा आ रही है तो डेट आपको फायदा देगा, डेट आपको फायदा देगा ही देगा। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। देखो इसको हम फाइनेंशियल लिवरेज बोलते हैं, इसका नाम ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी है। ये हमें क्या सिखा रहा है? ये हमें ये सिखा रहा है कि कब डेट लेना है, कब डेट नहीं लेना। तो इससे चेक करके हम बता सकते हैं डेट हमारे लिए कब फेवरेबल होगा। तो ये हमें कैपिटल स्ट्रक्चर डिफाइन करने में बहुत हेल्प करता है। ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप आपने सारी की सारी चीजें नोट करी होंगी। देखो क्या है, फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू प्रपोर्शन ऑफ डेट इन द ओवरऑल कैपिटल। विद डेट फंड्स कंपनी अर्निंग्स इंक्रीज बिकॉज डेट इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बट इन्वॉल्व्स हाई डिग्री ऑफ रिस्क, है ना। मोर डेट विल इंक्रीज द अर्निंग्स ओनली। ज्यादा डेट अर्निंग सिर्फ कब बढ़ाएगा? व्हेन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो फेवरेबल सिचुएशन, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है तो अनफेवरेबल। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन अर्निंग्स देन मोर डेट विल बी अ लॉस। ठीक है, परफेक्ट है। अब ये वही एग्जाम्पल्स हैं, देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी करा दिए हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो फटाफट से। सही है, ये मैंने सॉल्व भी करके दिखा दिया आपको, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। और ये फेल कब होगा? फेल कब होगा? अगर उल्टा चल गया हिसाब किताब, यानी कि रिटर्न कम आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो अब इसी सिचुएशन में हमने अर्निंग्स जो है, EBIT जो है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो कितना लिया है? 3 लाख। तो यहाँ पे मैंने चेक करा तो ROI 6% आ रहा है। तो यहाँ पे कर्जा हमें नुकसान देगा। ये देखो कर्जा हमें नुकसान दे रहा है। आई होप आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब और फाइनेंशियल लिवरेज पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है। अब आप समझ के आ गए कि किस तरीके से जब हम डेट लेते हैं तो एक कंपनी को कितना फायदा होता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको ये बताएंगे कि डेट लो या इक्विटी लो, है ना। तो अब हमारे पास जो टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है हाउ मेनी फैक्टर्स आर देयर विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। कि कैपिटल स्ट्रक्चर में मैं डेट के लिए जाऊं या मैं इक्विटी के लिए जाऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो एक फैक्टर तो तुम लोग समझ गए कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमें क्या बोल रहा था कि भैया डेट लोगे तो EPS बढ़ता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ता है, तो डेट फायदे का सौदा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हम यही देखते हैं कि अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। तो जब तक अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, जब तक बच्चों अर्निंग पर शेयर बढ़ रहा है, तब तक आप डेट में जा सकते हो। अगर अर्निंग पर शेयर गिर रहा है तो फिर आपको डेट में नहीं जाना, फिर आपको इक्विटी में जाना है। ठीक है, तो जब कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात आए तो समझ जाना कि हमें यहाँ पे फाइनेंशियल लिवरेज वाला पॉइंट ही लिखना है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मतलब यही है कि आपके शेयर होल्डर को कितना फायदा हो रहा है। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो शेयर होल्डर फायदे में रहेगा, गो फॉर डेट। अगर अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ रहा डेट लेने से, तो फिर इक्विटी में जाओ। सर और कितने फैक्टर्स हैं? देखो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और ये बहुत सारे फैक्टर्स आप पहले ही पढ़ के आ चुके हो। सर ये कहाँ पढ़े हमने? ये हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में पढ़े कि डेट लें या इक्विटी लें। पढ़े या नहीं पढ़े? सेम फैक्टर चल जाएंगे, सेम। देखो कैश फ्लो पोजीशन,
कैश फ्लो अच्छा है तो ही डेट में जाओ, नहीं तो इक्विटी में जाओ, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़िया आ रहा है, या ऐसा बोल दो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो डेट अच्छा है, तो डेट अच्छा है। और अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, यानी बहुत महंगा पड़ रहा है कर्जा, तो फिर इक्विटी में जाओ, ठीक है, परफेक्ट है। एक पॉइंट आता है बच्चों, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। सर व्हाट इज दिस इंटरेस्ट कवरेज रेशो? इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है बच्चों, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये रेशो ये दिखाता है कि आप अपने कर्जे से कितना गुना प्रॉफिट कमाते हो। तो अगर आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो अच्छा है, जैसे सपोज आपका इंटरेस्ट है 1 लाख और आप कमा रहे हो 8 लाख, तो 8 गुना कमाते हो, 8 टाइम्स कमाते हो, तो ये बढ़िया है। तो ये फेवर करता है डेट को, जितना ज्यादा होता है उतना आप डेट ले सकते हो। अगर ये कम है कि भैया 1 लाख का मेरा इंटरेस्ट है और 1 लाख की ही मेरी कमाई है, तो ये है 1 टाइम्स, अब डेट नहीं लेना। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो ICR अगर ज्यादा है तो गो फॉर डेट, ICR अगर कम है तो फिर गो फॉर इक्विटी, फिर आपको डेट में नहीं जाना, फिर आपको इक्विटी में जाना है, ओके। इसके बाद बच्चों रिस्क तो मैंने आपको बता ही दिया था कि डेट में ज्यादा रिस्क होता है, तो आप बहुत मॉडरेट लेवल का रिस्क लो, बहुत ज्यादा रिस्क मत लो। कंट्रोल, अगर आप शेयर्स इशू करोगे तो आपका कंट्रोल डाइल्यूट होगा, अगर आप डिबेंचर्स इशू करोगे या डेट में जाओगे तो आपका कंट्रोल डाइल्यूट नहीं होगा। तो अगर आपको कंट्रोल डाइल्यूट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन गो फॉर इक्विटी, कंट्रोल डाइल्यूट करने में प्रॉब्लम है तो फिर आप डेट में जाओ, ठीक है। टैक्स रेट, अब देखो बच्चों, अभी आपने देखा ना डेट जो है वो टैक्स बचाता है, राइट। तो अगर टैक्स बहुत ज्यादा चल रहा है, टैक्स ज्यादा है तो डेट में जाओ क्योंकि आपका टैक्स बचेगा। वहीं पे अगर टैक्स कम है तो फिर आप बाकी फैक्टर्स के हिसाब से चीजें देख सकते हो, इक्विटी की तरफ भी जा सकते हो, ओके। कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो अगर आपको डेट महंगा मिल रहा है तो गो फॉर इक्विटी, डेट सस्ता मिल रहा है तो गो फॉर डेट। तो कर्जा लेने से पहले उसका कॉस्ट भी चेक कर लो, कॉस्ट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चेक कर लो कि कितने का पड़ेगा। डेट सर्विस कवरेज रेशो, ये भी बच्चों इसका बड़ा भाई है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो का बड़ा भाई है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो बस फोकस करता था इंटरेस्ट पे, ये फोकस करता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। ये बोलता है प्रिंसिपल भी तो देना है भाई, सिर्फ इंटरेस्ट थोड़ी ना देना है, आपको प्रिंसिपल भी चुकाना है। तो तुम लोग सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे कैसे डिसाइड कर सकते हो? तो अगर डेट सर्विस कवरेज रेशो अच्छा है, अगर आपका डेट सर्विस कवरेज रेशो अच्छा है तो ही आप डेट में जाओगे। अगर डेट सर्विस कवरेज रेशो अच्छा नहीं है तो फिर आप इक्विटी में जाओ, डेट में नहीं जाओगे। क्योंकि अच्छा नहीं है इसका मतलब आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है, तो आप चुका ही नहीं पाओगे, चुका नहीं पाओगे तो मारा जाओगे, है ना। फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ इशू चेक कर लो, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है तो फिर आप दूसरे सोर्सेज देख सकते हो, बैंक लोन देख सकते हो, लोन फ्रॉम फ्रेंड देख सकते हो। फ्लोटेशन कॉस्ट नॉर्मल लग रही है तो आप डेट और इक्विटी में से जो आपको फेवर करे वो लो। फ्लेक्सिबिलिटी, देखो अगर आप बहुत ज्यादा डेट ले लेते हो, अगर आप बहुत ज्यादा डेट ले लेते हो तो आपकी फर्दर बोरोइंग कैपेसिटी कम हो जाती है बच्चों, आप फर्दर बोरो नहीं कर सकते, आप नुकसान में चले जाओगे। तो आपको बहुत ज्यादा कर्जा भी नहीं लेना, बहुत ज्यादा कर्जा ले लोगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म, कल को पैसे की जरूरत पड़ी फिर क्या होगा। तो आप इतना डेट लो कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म ना हो, आपकी बोरोइंग कैपेसिटी खत्म ना हो, नहीं तो कल को पैसे की जरूरत पड़ी तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शेयर्स में बहुत पेपर वर्क है, कर्जा थोड़ा फिर भी कंपैरेटिवली इजी मिलता है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का मतलब है रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा बच्चों, गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करके चलना पड़ेगा। जितने भी रेगुलेशंस हैं उसके हिसाब से ही आप डेट या इक्विटी का सिलेक्शन करोगे। स्टॉक मार्केट कैसा चल रहा है? स्टॉक मार्केट अगर बच्चों बूम पे है, मैंने पहले ही बताया, तो गो फॉर शेयर्स यानी कि इक्विटी में जाओ। स्टॉक मार्केट अगर नीचे है यानी रिसेशन पे है, डाउन पे है, तो फिर आपको जाना पड़ेगा डिबेंचर्स में, क्योंकि जब मार्केट नीचे होता है ना तो लोग शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है पैसा डूब जाएगा हमारा, कुछ मिलेगा नहीं, और डिबेंचर तो पूरा वापस करना है ना। तो इसीलिए जब बूम पे हो तो शेयर्स, रिसेशन पे हो तो डिबेंचर्स। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज, कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अदर कंपनीज का क्या मतलब होता है बच्चों? आप लोग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड भी देख सकते हो कि मेरी इंडस्ट्री का कैपिटल स्ट्रक्चर का स्टैंडर्ड क्या है। सपोज मेरी कपड़े की इंडस्ट्री है और वहां पे कैपिटल स्ट्रक्चर लेट सपोज 2:1 है,
कि डेट 2 गुना हो सकता है किससे, इक्विटी से, तो फिर आप इसके अकॉर्डिंगली भी अपना कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हो। वैसे हर कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी आप इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से एक आइडिया लेके कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आ गए बच्चों जो कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करने में आपकी हेल्प करेंगे। और बहुत सारे पॉइंट्स तो पहले आपने पढ़े ही हुए थे, 7 पॉइंट तो सेम ही थे, C3F2RS। बाकी कुछ 3-4 पॉइंट्स नए हैं, वो भी मैंने आपको बता दिए। चलो सर, अब हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है बच्चों, फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। सर व्हाट इज फिक्स कैपिटल? फिक्स कैपिटल होगा जो आपको बिजनेस शुरू करते टाइम पैसा लगाना है, जो पैसा लगेगा बड़े बड़े फिक्स एसेट्स में, लैंड में, बिल्डिंग में, प्लांट में, फर्नीचर में, और काफी बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। तो क्या है फिक्स कैपिटल? इट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट इन फिक्स एसेट्स जैसे प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा। तो भैया एक कंपनी को फिक्स कैपिटल कम चाहिए या ज्यादा चाहिए, कैसे डिसाइड करें? क्योंकि कैपिटल का तो हिसाब किताब रखना है, यही तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। तो एक कंपनी को फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए कम चाहिए, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे सबसे पहला, नेचर ऑफ द बिजनेस। आपका बिजनेस का नेचर किस तरीके का है? सर नेचर ऑफ द बिजनेस का क्या मतलब हुआ? आओ जी, इसका मतलब ये है बेटा कि अगर जो आपका बिजनेस है, जा यार ऊपर हो जा फटाफट, अगर आपका बिजनेस है बच्चों कोई बड़ी इंडस्ट्री, मतलब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, आपकी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो वहां पे आपको ज्यादा चाहिए। वहीं पे आप एक ट्रेडर हो जो बस खरीद के लाता है, कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करता, तुम्हें कोई बिल्डिंग नहीं खरीदनी, कोई मशीन नहीं खरीदनी, ईजी है तुम्हारे लिए। तो देखो क्या लिखा हुआ है, एक ट्रेडिंग बिजनेस को कम इन्वेस्टमेंट चाहिए फिक्स एसेट्स में, एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को ज्यादा चाहिए। तो नेचर का मतलब होता है कि आपका बिजनेस किस तरीके का है, आप नेचर चेक करो। दूसरा है बच्चों स्केल ऑफ बिजनेस। स्केल का मतलब आप किस स्केल पे काम कर रहे हो। अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हो पैसा ज्यादा चाहिए, स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो पैसा कम चाहिए। तो अगर तुम लार्ज स्केल पे काम करते हो, बहुत बड़े लेवल पे काम करते हो, तो पैसा भी ज्यादा चाहिए। स्मॉल स्केल पे काम करते हो तो पैसा भी कंपैरेटिवली कम चाहिए। चॉइस ऑफ टेक्निक बच्चों, प्रोडक्शन टेक्निक 2 तरीके की होती हैं, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। जो टेक्निक है वो 2 तरीके की होती हैं, LIT, CIT। CIT में होता है बच्चों मशीनें वगैरह ज्यादा लगती हैं, कैपिटल इंटेंसिव होती है जिसमें मशीनें ज्यादा लगती हैं, मशीनें ज्यादा लगेंगी, खर्चा भी ज्यादा होगा, तो फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। लेबर इंटेंसिव में लेबर ज्यादा लगती है, मशीन कम लगती है, तो खर्चा कम, फिक्स कैपिटल भी कम। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, अगर टेक्नोलॉजी बार बार अपग्रेड होती है, हर रोज नया कंप्यूटर, हर रोज नई चीजें बार बार अपग्रेड हो रही हैं, तो आपको फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होगा। वहीं आपकी टेक्नोलॉजी हर रोज अपग्रेड नहीं होती, काफी लंबे समय के बाद अपग्रेड होती है, एक बार आपने पैसा लगा दिया, आराम से बैठ गए, तो फिर आपको फिक्स कैपिटल कम चाहिए होगा, क्योंकि बार बार बदलनी नहीं है चीजें। तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया, चॉइस ऑफ टेक्निक हो गया, स्केल पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। उसके बाद बच्चों डिपेंड करता है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज पे। जो भी बिजनेस ग्रोथ देख रहा है उसको ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिए, तो फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। जहां ग्रोथ नहीं है वहां फिक्स कैपिटल कम है। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, क्या आप रेंट पे ले सकते हो मशीनें, क्या आप इंस्टॉलमेंट्स पे ले सकते हो? तो अगर रेंट पे, इंस्टॉलमेंट्स पे चीजें अवेलेबल होती हैं तो फिर फिक्स कैपिटल कम चाहिए होता है। अगर रेंट नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स नहीं है, तो फिर फिक्स कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आपको खरीदनी ही पड़ेंगी, है ना। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन का मतलब होता है क्या मिलजुल के 2-3 लोग ले सकते हैं। अगर कोई बड़ी मशीन है 2-3 लोग मिलके ले लेंगे तो फिक्स कैपिटल कम हो जाएगा पर पर्सन, एक ही खरीदेगा पूरी की पूरी तो ज्यादा चाहिए होगा। तो अगर कोलैबोरेशन हो जाता है तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए, नहीं होता तो ज्यादा चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है बेटा आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हो, आप कुछ नए नए प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो, नए नए सर्विसेज लेके आ रहे हो, तो जब भी आप वैरायटी बढ़ाते हो तो ऑफ कोर्स पैसा तो चाहिए, तो फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। जब आप डाइवर्सिफिकेशन नहीं कर रहे तो फिक्स कैपिटल कम चाहिए। तो देखो फिक्स कैपिटल एक कंपनी को ज्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा, उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो आप याद रखोगे। सर क्या सारे फैक्टर याद करने पड़ेंगे? नहीं बेटा, आपकी केस स्टडी में आ सकता है। जैसे सपोज मैंने एक केस स्टडी बना दी कि एक बिजनेस कर रहा है, उसको उस बिजनेस को करने के लिए 5 करोड़ की मशीन चाहिए, तो ए को लगा इतनी तो मैं अकेला नहीं ले पाऊंगा, उसने अपने 2 कजन्स को बोला तुम लोग भी मेरे साथ ये बिजनेस कर लो और हम मिलके मशीन लेते हैं, तो तीनों ने ही मिलके मशीन ले ली। तो अब बताओ फिक्स कैपिटल ए को कम चाहिए होगा ज्यादा चाहिए होगा? हम बोलेंगे सर कम चाहिए होगा। क्यों? कोलैबोरेशन कर लिया उसने।
समझ गए? तो इस तरीके का केस स्टडी आ सकता है। अब केस स्टडी में आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फैक्टर कहां पे लग रहा है। तो अगर आपने ध्यान से समझे हुए हैं तो आपके लिए बहुत इजी होगा, समझे नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो रटने नहीं है, पता होना चाहिए किसका मतलब क्या है, आराम से केस स्टडी सॉल्व कर लोगे। ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो पैसा आपको डेली यूज के लिए चाहिए, जो पैसा आपको रोज रोज की एक्टिविटीज के लिए चाहिए, उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। जैसे सैलरी देनी है, उधार में बांटना है, डेटर से पैसा लेना है ना, उधार बांटते हैं वर्किंग कैपिटल, बिजली का बिल देना है, रोज रोज के खर्चों के लिए वर्किंग कैपिटल होता है। एक बार जो पैसा लगना है वो फिक्स कैपिटल है। वर्किंग कैपिटल क्या है? इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स जैसे कि कैश, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, इनको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब वर्किंग कैपिटल बच्चों दो तरीके का होगा। वर्किंग कैपिटल जो है आपके पास दो तरीके का होगा, मैं यहां पे लिख भी देता हूं। वर्किंग कैपिटल दो तरीके का होगा, एक है ग्रॉस, एक है नेट। ग्रॉस किसको बोलते हैं? जब आप सारे करंट एसेट्स को जोड़ देते हो, सम ऑफ करंट एसेट्स, तो इसको बोल देते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो अगर आप अपने सारे के सारे करंट एसेट को जोड़ लो, इन्वेंट्री जोड़ लो, रिसीवेबल्स जोड़ लो, कैश वैश जोड़ लो अपना, तो ये आपका ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हो गया। नेट वर्किंग कैपिटल किसको बोलते हैं? सीए माइनस सीएल, करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज हटा दो। तो अगर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स बोल रहे हैं, द इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, कैश, बीआर, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्री, तो ये ग्रॉस की डेफिनेशन है, ये है ग्रॉस की डेफिनेशन। और नेट कौन सा होगा? सीए माइनस सीएल, एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। तो सीए माइनस सीएल करूंगा तो वो नेट वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी समझ गए, नेट वर्किंग कैपिटल भी समझ गए, इसी को हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। अब सर वर्किंग कैपिटल मुझे ज्यादा चाहिए कम चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? फिर से बेटा नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका बिजनेस किस तरीके का है ना। अब अगर सपोज करो कि आपकी जो नेचर है वो ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है बच्चों आपकी कोई प्रोसेसिंग नहीं है, आपका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा सा है। सर व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है बच्चों, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है पैसा लगने से पैसा वापस आने तक जितना टाइम लग रहा है उसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कोई प्रोडक्ट बनाना है तो पहले उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, R&D मतलब रिसर्च डेवलपमेंट होगा, फिर उसको मैं बजटिंग करूंगा, बजटिंग का मतलब सारा का सारा प्लानिंग करूंगा, उसके बाद मैं पैसा अरेंज करूंगा, अरेंज करने के बाद पहले रॉ मटेरियल लाऊंगा, फिर वर्क इन प्रोग्रेस बनेगा, फिर फिनिश्ड गुड बनेगा, है ना, फिनिश गुड के बाद वो बिकेगा यानी सेल होगी, फिर उधार पे बिकेगा डेटर, उसके बाद फिर कैश में कन्वर्ट होके कैश आएगा मेरे पास। तो यहां से खर्चा लगना शुरू हुआ था और यहां पे पैसा वापस आया, तो इस पूरे टाइम पीरियड को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। सपोज 2 महीने, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीना, 2 महीने, 2 महीने। ठीक है, तो अब देख लो 2, 3, 5, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, कैश आया हमारे पास 1 महीने में 14, तो 14 मंथ्स का ऑपरेटिंग साइकिल हो गया बच्चों। तो जहां पे ये प्रोसेस ज्यादा होता है, जहां पे लोग उधार ज्यादा बांटते हैं, उनका ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होता है ना। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो ये कुछ भी नहीं कर रहे, बस खरीद के लाए और बेच दिया, उनका ऑपरेटिंग साइकिल छोटा सा होता है। तो अगर आप एक ट्रेडर हो, ट्रेडर का मतलब हो गया बच्चों आप खरीद के लाते हो, आप बेच देते हो, तो एक ट्रेडर का ऑपरेटिंग साइकिल छोटा होता है, छोटा मतलब स्मॉल होता है, उसका कोई प्रोसेस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लेबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो उसको जो उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए वो भी कम चाहिए। वहीं पे अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरर तो सब कुछ करेगा भैया, सामान बनाएगा भी फिर बेचेगा, तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल जो है, यहां पे ऑपरेटिंग साइकिल छोटा होता है, फिर ऐसे लिख रहा हूं, ऑपरेटिंग साइकिल छोटा होता है और यहां पे ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा होता है, क्योंकि इसके ऑपरेशंस ज्यादा होते हैं, काम ज्यादा होता है। ऑपरेटिंग साइकिल बड़ा है तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए। तो ध्यान रखना बच्चों, आपका वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग साइकिल पे डिपेंड करता है। और ऑपरेटिंग साइकिल आप कब देखते हो? जब आप बिजनेस का नेचर देख रहे होते हो।
ठीक है, देखो लिखा हुआ है ट्रेडिंग बिजनेस नीड्स लेस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि प्रोसेसिंग नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग को ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए क्योंकि रॉ मटेरियल कन्वर्ट होगा। सर्विस इंडस्ट्री वगैरह को कम चाहिए होता है क्योंकि वो कोई भी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करते। सर्विस इंडस्ट्री कोई इन्वेंट्री नहीं है, स्टॉक नहीं है, तो मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं है, वेयर हाउसिंग का कोई खर्चा नहीं है, चोरी होने का कोई नुकसान नहीं हो रहा, खराब होने का कोई नुकसान नहीं हो रहा। तो वर्किंग कैपिटल सर्विस सेक्टर को भी कम चाहिए होता है, तो ध्यान रखना ट्रेडर को कम चाहिए, मैन्युफैक्चरर को ज्यादा चाहिए और सर्विस इंडस्ट्री को कम चाहिए। बिजनेस साइकिल आ गई। अब बिजनेस साइकिल का क्या मतलब होता है कि बिजनेस बूम पे है, रिसेशन पे है। सर बिजनेस साइकिल क्या होता है? आओ जी, बिजनेस साइकिल का मतलब है बेटा कि ओवरऑल इंडस्ट्री में बिजनेस कैसा चल रहा है, ऐसा होता है। देखो बिजनेस साइकिल, सबसे ऊपर बिजनेस होता है तो हम बोलते हैं बूम। बिजनेस नीचे आ रहा होता है तो इसको हम बोलते हैं रिसेशन। बिजनेस बिल्कुल गिरा हुआ है, इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। बिजनेस धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं रिकवरी। तो जब बच्चों बिजनेस अच्छा चल रहा होता है तो डिमांड ज्यादा होती है, डिमांड ज्यादा होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होती है, हर चीज बढ़िया हो रही होती है, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होता है, ध्यान रखना। और जब बिजनेस रिसेशन पे है या डिप्रेशन पे है तो हम बोलते हैं डिमांड कम है, प्रोडक्शन कम है, सही है। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट भी कम होता है क्योंकि आप ज्यादा खर्चा कर ही नहीं सकते, भाई डिमांड नहीं हो रही, क्या करोगे सामान बना के। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर बूम है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, डिप्रेशन है, सेल वेल कम होती है तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल का मतलब आपको प्रोडक्शन करने में कितना समय लग रहा है, कितने प्रोसेस बीच में आते हैं। तो अगर ज्यादा प्रोसेस है प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है, ज्यादा लेबर, ज्यादा समय, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। प्रोडक्शन साइकिल छोटा सा है कि फटाफट से क्विकली सामान बन जाता है, कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, कोई फिनिश गुड नहीं है, रॉ मटेरियल इनपुट डाला, आउटपुट बाहर, खत्म, छोटा सा प्रोडक्शन साइकिल, तो वर्किंग कैपिटल कम। तो प्रोडक्शन साइकिल बड़ा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, प्रोडक्शन साइकिल छोटा तो वर्किंग कैपिटल कम। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आप कितने अच्छे से अपने ऑपरेशंस को मैनेज करते हो। अगर आप अपने ऑपरेशंस को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, वेस्टेज होता है, नुकसान होता है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए भैया, जो नुकसान करेगा उसको पैसा ज्यादा चाहिए। अगर आप अपने ऑपरेशंस को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हो, यू मैनेज एवरीथिंग वेल, हर चीज बहुत अच्छे से हो जाती है, तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है क्योंकि आपका वेस्टेज वगैरह कम है, राइट। इसके बाद आता है बच्चों इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। देखो अगर आपके पास रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल है तो फर्म को कोई भी स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, भर भर के खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे खरीदते रहेंगे तो पैसे की रिक्वायरमेंट कम होगी। वहीं पे अगर रॉ मटेरियल इजीली नहीं मिलता, नुकसान होता है, खरीद के लाना पड़ेगा आपको एक साथ। इजीली अगर नहीं मिलता तो बल्क में खरीदना पड़ेगा, तो पैसे का रिक्वायरमेंट ज्यादा चाहिए होगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ये सिंपल है बच्चों, फिक्स कैपिटल जैसा। ग्रोथ अगर आप देख रहे हो, आप ग्रोथ के चांसेस की तरफ हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, ग्रोथ नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम। लेवल ऑफ कंपटीशन, अगर आपका बहुत कंपटीशन है, आपका कॉम्पिटिटर है बहुत तगड़ा, मार्केट में आपको फुल कंपीट करना है, तो आपको स्टॉक भर के रखना पड़ेगा। स्टॉक नहीं रखोगे तो कस्टमर कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। जहां भी कंपटीशन होता है ना बच्चों, वहां पे स्टॉक मेंटेन रखना पड़ता है। स्टॉक मेंटेन रखना है तो इन्वेंट्री कॉस्ट आएगा, है ना। जहां भी इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़े ना, जब भी आपको इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ेगा तो वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि इन्वेंट्री में यार स्टोरेज कॉस्ट आता है, मेंटेनेंस कॉस्ट आता है, चोरी हो जाती है, खराब हो जाता है, ये सब ध्यान रखना पड़ता है, तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। इन्फ्लेशन, महंगाई हो रही है तो ऑफ कोर्स वर्किंग कैपिटल ज्यादा, महंगाई नहीं है तो वर्किंग कैपिटल कम। सीजनल फैक्टर्स, अगर आपके पास पीक सीजन चलेगा, पीक सीजन चलेगा बच्चों तो डिमांड वगैरह ज्यादा होगी, खर्चे ज्यादा होंगे तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। वहीं पे लीन सीजन है, लीन सीजन है तो फिर वर्किंग कैपिटल कम, क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड वगैरह नहीं होती। क्रेडिट अलाउड, क्या आप उधार बांटते हो? क्रेडिट अलाउड का मतलब उधार बांटना। अगर आप उधार बांटते हो तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि सारा पैसा तुमने उधार में बांट दिया, पता नहीं कब आएगा, फिर अपनी जेब से लगाओ, करो खर्चे, प्रोडक्शन करो। तो उधार बांटते हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, उधार नहीं बांटते, सब कुछ कैश में करते हो तो वर्किंग कैपिटल कम, क्योंकि माल बेचा पैसा आ गया, माल बेचा पैसा आ गया, तो अपनी जेब से एक ही बार लगेगा, बस बार बार नहीं लगेगा। उधार बांटते हो तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा, उधार नहीं बांटते तो वर्किंग कैपिटल कम। क्रेडिट अवेल्ड, क्या तुम्हें उधार मिलता है? अगर तुम्हें उधार मिल जाता है तो वर्किंग कैपिटल कम, क्योंकि भैया उधार मिल जाता है तो उधार के पैसे में काम करेंगे, अपना पैसा क्यों लगाए।
तो उधार मिल जाता है तो वर्किंग कैपिटल कम, उधार नहीं मिलता कैश में ही सामान खरीदना पड़ता है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। ठीक है, मोर क्रेडिट पीरियड रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर विल रिड्यूस द वर्किंग कैपिटल। स्केल ऑफ ऑपरेशन, भैया किस स्केल पे काम कर रहे हो, लार्ज स्केल पे करोगे वर्किंग कैपिटल ज्यादा, स्मॉल स्केल पे करोगे वर्किंग कैपिटल कम। तो यहां पे बच्चों स्केल ऑफ ऑपरेशन भी हमारा हो जाता है। और इसी के साथ लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, हमारा बिजनेस स्टडीज समाप्त होता है। BST इज ओवर गाइज। बहुत ही शानदार तरीके से आपने पढ़ाई करी। डे 15 पे आपने बिजनेस स्टडीज को अच्छे से प्रिपेयर करा, खत्म कर दिया 15 दिनों में पूरा बिजनेस स्टडीज। पूरा सिलेबस मैंने आपको दोबारा कराया विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी। मैं चाहता तो हेडिंग लिख के करवा सकता था, लेकिन मैंने फिर भी पूरा डिटेल्ड में हर चीज एक्सप्लेन करी और बहुत अच्छा रहा। मतलब मजा आया मुझे भी यार। चैलेंज लेना इज ऑलवेज गुड। अब तुमने भी मेरे साथ अगर पढ़ाई करी होगी तो तुम्हारा भी बिजनेस स्टडीज कंप्लीट हो गया होगा, राइट। तो सर अब कल से क्या होने वाला है बच्चों, डे 15 पे तुमने BST कर दिया कंप्लीट, ठीक है। अब कल से तो अकाउंट्स के लेक्चर आएंगे। डे 16 से 4 बजे भी अकाउंट्स का ही लेक्चर आएगा, 4 बजे भी और 6 बजे भी, 2 किताबें पूरी करनी है ना। तो इसीलिए मैंने, तुम लोग सोच रहे होगे कैसे पूरा होगा सर, ऐसे होगा, समझे। सब वेल प्लान्ड है, तुम टेंशन मत लिया करो किसी भी चीज की। ओके, अब तुम्हें क्या करना है, आज तो बच्चे अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से वही रीड करना है, लर्न करना है, लिखना है, क्योंकि समझ तो तुमने लिया, ये वाला काम तो तुम्हारा हो गया। अब तुम्हें ये काम करना है, NCERT से रीडिंग लर्न करना है, लिखना है। उसके बाद अब समझो, डे 16 आएगा हमारे पास थर्सडे को, 17 आएगा फ्राइडे को, 18 आएगा सैटरडे को, देन यू विल गेट संडे। उसके बाद डे 19 आएगा मंडे को, 20 आएगा ट्यूसडे को, 21 आएगा सर वेडनेसडे को। यहां पे हमारी सीरीज पूरी ही कंप्लीट हो जाएगी। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बच्चों डेली बेसिस पे 1 घंटा बिजनेस स्टडीज के लिए एक्स्ट्रा निकालना है। 1 घंटा बिजनेस स्टडीज के लिए एक्स्ट्रा निकालना है। तुम कोई भी टाइम सेलेक्ट कर लेना अपने शेड्यूल में से, और तुम्हें बैठ के इन 6 दिन में 2 चैप्टर डेली करने हैं। सर कौन से चैप्टर करने हैं, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। मैं बता देता हूँ। कल तुम लोग मार्केटिंग रिवाइज कर लो। मार्केटिंग कौन सा है, चैप्टर नंबर 11, और उसके साथ रख लो 12th कंज्यूमर प्रोटेक्शन, छोटा सा है, ठीक है। इसके बाद तुम लोग रिवाइज करना प्लानिंग और कंट्रोलिंग। प्लानिंग और कंट्रोलिंग कौन सा है, चैप्टर 4 और चैप्टर 8, यहाँ पे ये रिवाइज करना, ठीक है। फिर तुम रिवाइज करना चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 6। फिर तुम रिवाइज करना चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 5, ठीक है। फिर तुम कौन सा रिवाइज करना, संडे को तो नहीं, यहाँ पे करना 1 और 5, यहाँ पे करना 1 और 5, ओके। फिर तुम कौन सा रिवाइज करना, 1 हो गया, 2 बचा, 3 4 5 6 7 बचा, 2 और 7, ठीक है। और तुम यहाँ पे रिवाइज करना 9 और 10। तो इस तरीके से तुम्हारा पूरा BST एक बार फिर हो जाएगा। तुमने पहले किया हुआ था, फिर मेरे साथ रिवीजन करा। अगले 6 दिन में तुम इस तरीके से 2 चैप्टर डेली अपने रिवाइज करोगे। डेली रिवाइज करो, जो तुमने कॉपी बनाई है जिसमें तुमने ये सारे हेडिंग्स लिखे हैं, पॉइंट्स लिखे हैं, वहां से एक बार सारा का सारा रिवीजन। देखो तुम्हें वापस से याद आना शुरू हो जाएगा कि हाँ यार ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। इस तरीके से चीजें होंगी, बढ़िया तरीके से होने वाली हैं चीजें। तो आपको पता होना चाहिए, आपको फटाफट इस तरीके से चीजें कर लेनी है, राइट। इस चीज का खास ध्यान रखना, कल से ये काम होने वाला है, ओके। और इसके साथ साथ मैं एक काम करूंगा, मैं आप लोगों को 4 बजे वाली वीडियो में एक इंपॉर्टेंट शीट दूंगा जिसके अंदर कुछ MCQs, कुछ छोटी केस स्टडीज होंगी, इन 2 चैप्टर्स की, फिर इन 2 चैप्टर्स की, फिर इन 2 चैप्टर्स की, फिर इन 2 चैप्टर्स की, इन 2 चैप्टर्स की, इन 2 चैप्टर की। तो 4 बजे तक तुम इतना रिवीजन करके रखना ताकि तुम 4 बजे अकाउंट्स का वीडियो देखो, जब तुम्हें टाइम मिले ये शीट कर लो खत्म, इन 2 की शीट कर लो खत्म, इन 2 की शीट कर लो खत्म। तुम्हारा पूरा बिजनेस स्टडीज अगले 6 दिन में फिर से रिवाइज होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे, चीजें ऐसे खत्म हो जाएंगी। आया मजा बिजनेस स्टडीज करके? मिलो मुझे जल्दी से अकाउंट्स की क्लास में 6 बजे। इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। आज बहुत शानदार वीडियो बनाऊंगा, तुम्हें डिसोल्यूशन समझाऊंगा पूरा बढ़िया तरीके से, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। तो आज काफी इंपॉर्टेंट डे है, काफी सारी चीजें हम कर रहे हैं
और बिजनेस स्टडीज का आज हो गया है समापन। इस वीडियो को द मोस्ट कमेंटेड वीडियो बनाना है, ध्यान रखना। सब कमेंट करेंगे कि सर बिजनेस स्टडीज डन और मजा आ गया। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।